नमस्कार, मैं अरविंद तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राघोगढ़ से। और आज हम पुनः बात करते हैं शब्दावली की। अध्याय 1 जो प्रजनन से संबंधित है, उसकी कुछ बातें हमने इससे पूर्व में शेयर की थी, उसकी कुछ प्रस्तावना के बारे में हमने जाना था। आज हम उस शब्द में आए हुए कुछ शब्द जिन्हें शब्दावली या टर्म्स कहते हैं, उनकी बात करते हैं। इनकी बात यहाँ पर एक बार कर लेने से यह होगा कि हम जब लगातार किसी चीज को समझेंगे और उसके बीच में ये सारे शब्द आएंगे और इनको हम पहले जान चुके हैं, तो हमें उस पूरे विषय को, उस पूरे टॉपिक को, उस पूरे क्रिया को समझने में, उस पूरे टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी। इसलिए यहाँ हम एक एक करके कुछ शब्दों को और उनके अर्थों को और कोशिश करते हैं कि कुछ उदाहरणों को भी हम समझ लें, ताकि ये शब्दावली हमारे लिए पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। और जब हम पाठ की बात करें, जब हम पाठ को समझें, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और बहुत आसानी से हमें चीजें समझ में आ जाए और लंबे समय तक याद रहें। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो पैटर्न है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप और एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं, जो कहीं ना कहीं इन शब्दावलियों से संबंधित ही होते हैं या इन पर ही आधारित होते हैं। इनसे ही मिलकर के वो प्रश्न बनते हैं। तो हम एक बार जो मुख्य शब्द हैं, शब्दावली जो मुख्य टर्म्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे ही हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसमें एक शब्द आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीवन अवधि को हम बहुत आसान शब्दों में समझ लें कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, उसकी जो मृत्यु से तात्पर्य हमारा प्राकृतिक मृत्यु है। किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो हम उसे नहीं मानेंगे। सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, उसके बीच का जो समय अंतराल होता है, उस पूरे समय अंतराल को जिसमें वो जीव अपने जीवन की सारी प्रक्रियाओं को संपादित करता है, और उस अवधि को हम कहते हैं जीवन अवधि। हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। आपने कई बार जब हम हिंदी में जीवनियां पढ़ते हैं, तो हम उसके बीच में, उसके नीचे हम लिखा हुआ देखते हैं कि सन इतने से लेकर के इतने तक। तो ये इतने से लेकर के इतने तक का मतलब जो पहला जो सन है, वो ये बताता है कि इस सन में, इस डेट को, इस महीने में इनका जन्म हुआ। और जो आखिरी का सन है, वो ये बताता है कि इस सन में, इस डेट को, इस महीने में इनकी मृत्यु हुई। तो वो जो पूरी ड्यूरेशन है, जो पूरा समय अंतराल है, वो कहलाता है जीवन अवधि। दोबारा से एक बार समझें, किसी भी जीव के जन्म से लेकर के और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, वो उसकी जीवन अवधि कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ ये समझेंगे कि ये जो जीवन अवधि है, ये हर एक जीव के लिए, या हम कहें कि उसकी पूरी जाति के लिए एक निश्चित होती। और इस जीवन अवधि का संबंध किसी भी जीव की जो संरचना है, उसका बड़ा या छोटा होना, उस पर निर्भर नहीं करती है। यदि हम ये कहें कि साहब जो हाथी होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो छोटा, सबसे छोटा जीव है वो बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो छोटा है उसकी जीवन अवधि कम होगी, और जो बड़ा है उसकी जीवन अवधि ज्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है, उसकी संरचना या उसके आकार पर किसी भी जीव की जीवन अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर के और मृत्यु, उसकी प्राकृतिक मृत्यु होने के बीच का जो समय है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। दूसरा शब्द जो इसमें आया है क्लून, और कई बार जो कक्षा 12 की परीक्षा होती है, उसमें यह शब्द परीक्षा के प्रश्न पत्रों में अक्सर देखा जाता है, क्लून। क्लून से तात्पर्य एक ऐसी संरचना जो संरचनात्मक रूप से और आनुवंशिकी के रूप में, जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, स्ट्रक्चरल और जेनेटिकल दोनों रूप में, जिसे अपन कहें, है ना, वो किसके समान होता है? अपने ही पेरेंट्स के समान होता है, तो वो उसका क्लोन कहलाता है। और ये जो शब्द आता है, ये मुख्य रूप से अलैंगिक जनन में, और यदि हम डीप में जाएं तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं वर्धी प्रजनन, उसमें चूंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनके हम वेजिटेटिव भागों को लेकर के नए जीव का निर्माण करते हैं या नए जीवों का निर्माण होता है, तो वे संरचनात्मक रूप से
और आनुवंशिकी के रूप में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं तो वे उनके क्लोन कहलाते हैं। या हम ये कहें कि जीव विज्ञान में जिन की संरचना संरचनात्मक रूप से और जेनेटिकली या जिसे अपन कहें कि आनुवंशिक रूप से एक जैसी होती है, वे एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। तीसरा जो शब्द हमारे सामने आया है, टर्म्स आई है, वो है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना, विखंडित होना, टूट जाना। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द है ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि में आता है, जिसमें और विशेषकर ये जो शब्द आता है ये एक कोशिकीय जीवों के लिए प्रयुक्त होता है। और क्योंकि एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो प्रजनन की विधि होती है, अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है, वो विखंडन के द्वारा होती है, जिसमें एक कोशिकीय जीव जब परिपक्व हो जाता है तो वो विभाजित होकर के दो नए जीवों को जन्म देता है और ये एक से दो जीव बनते हैं। यानी एक जीव विखंडित होकर के अलग होकर के दो भागों में अलग होकर के दो जीवों को बनाता है, विखंडित होता है। तो ये क्रिया कहलाती है विखंडन। जैसे कि अमीबा में हमने पिछली कई सारी कक्षाओं में, कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में इस विधि के बारे में पढ़ा है। तो ये विखंडन की विधि कहलाती है। एक से दो भागों में या एक से अधिक भागों में जो टूटना होता है, विभक्त होना होता है, वो कहलाता है विखंडन। तीसरी चीज होती है कलिका। कलिका मतलब कि किसी भी जीव के ऊपर उसके ही समान एक दूसरी संरचना का निर्माण होना। वो जो नई संरचना जो निर्मित हुई है, जो कि कैसी है, सीधी सीधी क्या है, क्लोन है, वो संरचनात्मक रूप से और आनुवंशिक रूप से दोनों रूपों में किसके समान है, अपने पेरेंट्स के समान है, अपने जो जो मुख्य पौधा है या जो मुख्य जीव है उसके समान होती है। तो उस नई बनी हुई संरचना को, जो कि उस जो पेरेंट्स संरचना होती है, उसके जनक संरचना होती है, उसके ऊपर ही लगी हुई पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कलिका, या इसे अंग्रेजी में हम बड के रूप में भी जानते हैं। ये शब्द भी हमको कई बार मिल जाएगा। पुटी, ये पुटी जो है इसका इंग्लिश शब्द है सिस्ट। सिस्ट मतलब जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके लिए जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती तो उन अनुकूल परिस्थितियों के नहीं होने के कारण से उनका जिंदा रहना, उनका सरवाइव करना, उनका जीवन यापन करना संभव नहीं हो जाता, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो जो चीजें चाहिए होती हैं उनकी उपलब्धता नहीं होती है। ऐसे समय में वे कोशिकाएं अपने ऊपर एक मोटे आवरण का निर्माण कर लेती हैं, जिससे कि बाहरी जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनका सामना वे कर पाए। उस संरचना को हम कहते हैं पुटी या सिस्ट। बीजाणु, बीजाणु जो है वे भी एक प्रकार की संरचनाएं हैं जो कि एक कोशिकीय जीवों के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं अपने अंदर, और ये भी कहीं ना कहीं ज्यादातर ये प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने के लिए, उनको बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। या हम सीधे शब्दों में यदि हम बीजाणु को जाने तो किसी भी जीव की जो गोल संरचना होती है वो कहलाती है बीजाणु। इसके बाद आती है, एक शब्द आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वृद्धि प्रजनन। जब हम पढ़ेंगे या अलैंगिक प्रजनन हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमको एक शब्द मिलेगा भूस्तरी और एक शब्द मिलेगा ऊपर भूस्तरी। ये भूस्तरी और ऊपर भूस्तरी को हम समझेंगे कि जब कोई वनस्पति या कोई पौधा जमीन में से उगता है तो उसका स्टेम इतना मजबूत नहीं होता कि वो सीधा खड़ा रह सके। ऐसी स्थिति में वो जमीन पर लेटी हुई अवस्था में पाया जाता है। तो उस संरचना को, उस पौधे को हम भूस्तरी पौधा कहते हैं। और दूसरा होता है उपर भूस्तरी। उपर भूस्तरी में जो संरचना होती है वो भी भूस्तरी के समान ही होती है। यानी ऐसा पौधा, ऐसी वनस्पति जो भूमि से निकलने के बाद जमीन पर लेटी हुई अवस्था में पाई जाती है, लेकिन उसकी कुछ शाखाएं या उसके कुछ भाग जमीन से ऊपर की ओर भी ऊर्ध्व रूप में उठे हुए पाए जाते हैं, ऊपर उठी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कुछ भाग जो हैं वो लेटे हैं और उनके कुछ भाग जो हैं वो क्या है, जमीन से ऊपर हवा में इरेक्ट खड़े हुए हैं, सीधे हैं, वायवीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं ऊपर भूस्तरी। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो आपने घास देखी होगी। जब घास जो दूर्वा या घास जो होती है वो जब उगती है तो उसका बहुत सारा भाग जमीन पर लेटा हुआ पाया जाता है और उसकी कुछ शाखाएं जो होती हैं वो हवा में सीधी खड़ी होती हैं, वायवीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो कुछ भाग लेटा हुआ है, जमीन के समानांतर है, और कुछ सीधा खड़ा हुआ है। इस अवस्था को हम कहते हैं
ऊपरी भू स्तरी। इसके बाद जो शब्दावली हमारे सामने आती है वो है पर्व संधि। पर्व संधि ये बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो किसी भी पौधे का जो तना होता है, स्टेम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हम गन्ने का स्टेम देखेंगे, ये गन्ने का स्टेम है, इस तरह का होता है गन्ने का स्टेम, बीच में इस तरह की मोट गांठ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं और उनके बीच में, दो गांठों के बीच में एक लंबी संरचना पाई जाती है। तो ये जो संरचना है, जो दो लंबी संरचनाओं के बीच में एक मोटी गोल छोटी संरचना पाई जाती है, इसको अपन कहते हैं पर्व संधि। पर्व संधि, ठीक, इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में नोड। और दो पर्व संधियों के बीच में, ये भी पर्व संधि है और ये भी पर्व संधि है, दोनों पर्व संधि है, और इसके बीच में ये जो लंबी संरचना पाई जाती है इसको अपन कहते हैं पर्व, इंटरनोड। तो ये कुछ शब्दावली हमने देखी, और जो शब्दावली है उसको और हम आगे देखते हैं। एक शब्द आपको यहां पर मिलेगा, उसे अपन कहते हैं पुनरुद्ध भवन, रीजेनरेशन, पुनरुद्ध भवन। ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, पुनरुद्ध भवन। ठीक, इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव, जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, इसमें प्लेनेरिया जो होता है वो इस तरह की संरचना होती है। प्लेनेरिया जीव होता है, इस तरह की संरचना होती है। जब ये किसी भी कारण से बहुत सारे खंडों में टूट जाता है तो इसका प्रत्येक खंड एक नए प्लेनेरिया जीव को उत्पन्न करता है। तो ये जो संरचना है, जिसमें, या दूसरे शब्दों में हम समझे कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला भाग है, इसमें केवल इतना ही, इस जीव का केवल इतना ही भाग है, इतना, बाकी का नीचे का भाग इसमें मौजूद नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये अपने उस नीचे वाले भाग का निर्माण कर लेता है, वृद्धि करता है और निर्माण कर लेता है, एक नए प्लेनेरिया बना लेता है। यानी इसने इस खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लिया, पुनः इसको निर्मित कर लिया, तो इसका हर खंड अपने खोए हुए भाग को निर्मित करके एक नए जीव को जन्म देता है। यह प्रक्रिया कहलाती है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। इसके अलावा जो एक और हमारे सामने टर्म्स आती है, वो शब्दावली जो है वो आती है, उसको हम कहते हैं यहां पर युग्मक। युग्मक, और इससे ही संबंधित एक और शब्द आता है यहां पर युग्मनज। युग्मनज, हालांकि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लैंगिक प्रजनन से संबंधित हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स हमारे पहले अध्याय में, जिसे हम प्रजनन की प्रस्तावना के रूप में और प्रजनन के प्रकारों के रूप में जानते हैं, उस अध्याय में ये दोनों संरचना, दोनों शब्द जो हैं वो आए हुए हैं। तो यहाँ पर युग्मक और युग्मज जनन, मैंने आपको जब पिछले वीडियो में आपसे बात की थी तो मैंने बताया था कि ऐसा प्रजनन जिसमें जीव की जो जनन कोशिकाएं होती हैं वे भाग लेती हैं। तो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, जब हम कोशिका विभाजन की हमने कक्षा 11 में बात की थी, कक्षा 11 में जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पर दो प्रकार के विभाजन देखे थे, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब जब कोई कोशिका विभाजित होती है और उससे अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या, जो संतति कोशिकाएं होती हैं, डॉटर सेल्स जो होती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अर्धसूत्री। सूत्र से तात्पर्य यहाँ पर गुणसूत्र से है और अर्ध का मतलब है आधी। यानी ऐसा विभाजन जिसमें संतति जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उस विभाजन को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन।
तो जो जिनमें लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है उन जीवों में जो जनन कोशिकाएं होती हैं वह अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं वे आगे जाकर के युग्मकों का निर्माण करती हैं, युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में यदि हम यहाँ पर सीधी सीधी बात करें, जैसे कि मनुष्य जो होता है ह्यूमन, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। और जब जनन कोशिकाएं जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। उनसे जब युग्मकों का निर्माण होता है, उस प्रोसेस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है और किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मकों का जब निर्माण होता है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या, जैसे कि मनुष्य में जब युग्मकों का निर्माण होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जो युग्मक बनेंगे चाहे वे नर युग्मक हो चाहे वे मादा युग्मक में, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो गई है? आधी हो गई है। तो इस प्रकार का विभाजन कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन, और उसके फलस्वरूप युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और उसके फलस्वरूप आगे जाकर के प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और दूसरा शब्द जो इससे आगे की प्रक्रिया से संबंधित है वो है युग्मनज, जिसे अपन कहते हैं जायगोट। ये जो जायगोट शब्द है या युग्मनज शब्द है, ये इसको यदि हम विस्तार से देखें तो जो युग्मक होते हैं, नर और मादा युग्मक, वे जब एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं या जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना, ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और उस निषेचन के फलस्वरूप यहाँ पर युग्मक कैसे थे? आधे गुणसूत्र वाले। यहाँ आधा गुणसूत्र मान लीजिए नर युग्मक से आया तो आधे गुणसूत्र किससे आएंगे? मादा युग्मक से आएंगे। और ये जैसे मान लीजिए नर युग्मक में 23 है तो मादा युग्मक में भी कितने होंगे? 23 होंगे। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक द्विगुणित कोशिका बनेगी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? अपनी पेरेंट्स कोशिकाओं की समान होगी। तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। और ये जो सिंगल कोशिका निषेचन के फलस्वरूप बनेगी, उस संरचना को हम कहते हैं युग्मक, जिससे आगे जाके नई संतति का निर्माण होता है। इसको अपन कहते हैं युग्मनज, जायगोट। यदि हम इस शब्द को ही थोड़ा सा देख लें तो युग्मक और युग्मनज, इसमें दोनों में ये है कि जो युग्मक होते हैं वे जब एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और मैंने जब आपसे लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था, या वर्धी प्रजनन की बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो जनन कोशिकाओं से संबंधित होता है वो कहलाता है लैंगिक प्रजनन, और जिनमें जनन कोशिकाओं भाग नहीं लेती बल्कि वर्धी कोशिकाएं विशेष प्रकार की संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं या उनके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। चूंकि यहाँ पर बात निषेचन की निकली है, युग्मक मिलते हैं तो वह क्रिया कहलाती है निषेचन। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक शब्द के द्वारा दोनों प्रजननों को, अलैंगिक प्रजनन को, लैंगिक प्रजनन को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन की क्रिया होती है, युग्मक मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, वो लैंगिक प्रजनन होता है। और जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती और जो जिसमें जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती, वह प्रजनन जो है वो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लैंगिक प्रजनन को और अलैंगिक प्रजनन को भी बहुत अच्छी प्रकार से समझा है। अब कुछ शब्द और जो आपके अध्याय में आए हैं वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जंतुओं में इसकी हम बात करते हैं, और इसी के समानांतर एक शब्द जो है वो कायिक अवस्था, पौधों में इसका उपयोग किया जाता है। ये टर्म्स जो है वो पौधों के लिए उपयोगी होती है, पौधों के संबंध में इसका उपयोग किया जाता है। ये कहलाती कायिक अवस्था। इसके बाद एक टर्म्स और आती है यहाँ पर, अपरास्तनी। अपरास्तनी हम इस अध्याय में, पहले अध्याय में आने वाले सारे जो शब्दावली है उसको आज यहाँ पर देख लेते हैं, और उसके बाद यदि हमारे पास थोड़ा सा समय रहेगा तो हम
बहुत जल्दी जल्दी में, चूंकि टर्मिनोलॉजी हम समझ चुके हैं तो हम जल्दी जल्दी में अलैंगिक प्रजनन और वर्धी प्रजनन की जो मुख्य विधियां हैं उनकी उदाहरण सहित एक बार बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक शब्द जो आया है वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से तात्पर्य ये है कि यह वह अवस्था होती है, किसी भी जीव के जीवन में आने वाली वह अवस्था जिसके पश्चात जीव में लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है। लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, ठीक है। वह अवस्था जिसमें लैंगिक लक्षणों का, उसके बाद आने वाली जो अवस्था है उसमें लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, वह अवस्था कहलाती है किशोर अवस्था। यानी हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो किसी भी जीव के जीवन में आने वाली वह अवस्था जिसमें वह किशोर अपने आप को, वह जीव अपने आप को लैंगिक प्रजनन के लिए तैयार कर लेता है, वह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। और यही अवस्था, इसी अवस्था को जिसमें कोई पौधा अपने आप को प्रजनन के लिए तैयार कर लेता है वो कहलाती है कायिक अवस्था। जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उनमें एक निश्चित समय के बाद पुष्प आने शुरू हो जाते हैं, फूल लगने शुरू हो जाते हैं। तो यानी फूल लगना यानी कि लैंगिक प्रजनन के लिए तैयार होना, और ये अवस्था जो है वो कहलाती है कायिक अवस्था। क्या कहलाती है? कायिक अवस्था। अपरास्तनी, ये एक शब्द आया है, अपरास्तनी। अपरास्तनी से तात्पर्य है कि जो निषेचन होता है उसके बाद जीवों में भ्रूण का निर्माण होता है, और जो विकसित प्रकार के जीव होते हैं, जो स्तनी जिसे अपन मैमल्स होते हैं, स्तनी जीव हम उन्हें कहते हैं जिनमें अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं स्तनी। ठीक, जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और जिनमें उन बच्चों को दूध पिलाने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें हम स्तनी कहते हैं। तो चूंकि इन जीवों में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है और उसको पोषण देने के लिए माता और गर्भस्थ शिशु के बीच में एक ऊतकीय संबंध पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं अपरा। ऐसे जीव जिनमें अपरा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है, उनको हम अपरा स्तनी के नाम से जानते हैं, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो मनुष्य, ह्यूमन बींग्स। इसके बाद यहां पर जो शब्द आते हैं कुछ और, जिसे अपन कहें तो एक शब्द आता है चाहे पौधों में चाहे जंतुओं में, एक लिंगी, द्विलिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगी, द्विलिंगी। इसको हम उभयलिंगी के नाम से भी जानते हैं, उभयलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी। देखिए, अभी अपन ने बात की थी कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें दो गैमेट्स भाग लेते हैं, नर और मादा। तो जब किसी जीव में केवल एक ही प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है, यानी उसमें केवल एक ही जननांग पाया जाता है, तो उस जीव को हम एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी उसमें केवल एक ही गैमेट्स को उत्पन्न करने वाले ऑर्गन्स पाए जाते हैं। चाहे वो नर हो तो वो एक लिंगी होगा, उसमें केवल नर गैमेट्स का निर्माण होगा, और यदि वो मादा गैमेट्स को उत्पन्न कर रहा है तो वो मादा होगा, उसमें केवल एक ही प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न होंगे, यानी एक ही प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें पाए जाते हैं। और दूसरा शब्द जो है वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी से तात्पर्य है कि ऐसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के गैमेट्स को उत्पन्न करने वाले अंग पाए जाते हैं, उनको हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। इनके उदाहरण यदि हम समझें तो बहुत साधारण से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, एक लिंगी का उदाहरण लेंगे तो हम देखेंगे कि जो तिलचट्टा होता है, जो काकरोच होता है, उसमें नर और मादा दोनों जीव अलग अलग होते हैं। और द्विलिंगी के रूप में यदि हम उदाहरण लें तो हमारे बहुत आसपास जिसको हमने लगातार देखा हुआ रहता है, ऐसा जीव है केचुआ, अर्थवर्म। इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मादा और नर दोनों जननांग पाए जाते हैं, तो ये उभयलिंगी होता है, और यहाँ पर ये एक लिंगी होता है। ठीक है, तो ये दो शब्द आते हैं,
चाहे वो पौधा हो और चाहे वो जंतु हो। जिसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन्स पाया जाता है उसे एक लिंगी कहते हैं, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं नर और मादा उसे हम उभय लिंगी के रूप में जानते हैं। निषेचन की हमने बात की थी। निषेचन से संबंधित दो शब्द हमारे पास आते हैं, एक होता है वाह निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, ठीक है। और बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, इसको हम समझें। निषेचन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना और जायगोट का निर्माण होना, यह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। अब हम समझे बाह्य निषेचन को। सीधे सीधे में शब्दों में हम कहें कि जड़ नव नर युग्मक और मादा युग्मक वातावरण में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, किसी भी जीव के अंदर नहीं मिलते, यानी उनके मिलने की जो प्रक्रिया है, नर और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया है वो शरीर से बाहर संपन्न होती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है बाह्य निषेचन। और दूसरी, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने की प्रक्रिया जीव के अंदर और विशेषकर मादा जीव के अंदर संपन्न होती है, जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम समझे वाहन निषेचन को हम मेंढक में देख सकते हैं। इसमें नर और मादा युग्मक दोनों, नर और मादा जो मेंढक होते हैं वे दोनों अपने अपने युग्मकों को, शुक्राणुओं को और अंडाणुओं को पानी में छोड़ देते हैं और वहां पर उन दोनों के मिलने की प्रक्रिया होती है और जायगोट का निर्माण होता है और आगे जाके भ्रूण का निर्माण होता है। वहीं हम ह्यूमन बींग्स की ले लें, जो मनुष्य होता है उसमें आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसमें दोनों जो युग्मक है, नर और मादा युग्मक, उन दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो मादा शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार का जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। एक और शब्द यहाँ पर आता है और आजकल इस शब्द का उपयोग, यदि या हम कहें इस शब्द से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में फलों के निर्माण में किया जा रहा है, जिसके द्वारा बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। उसे अपन कहते हैं पार्थेनोकार्पी। अनिषेक जनन, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। जो फल उत्पादन है उसमें इस प्रक्रिया का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा बीज रहित फल उत्पन्न किए जाते हैं। यदि इस शब्द को हम समझेंगे, अनिषेक जनन को, हम ये समझें कि जब युग्मक का निर्माण बिना निषेचन के होता है, यानी जिस ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक ही गैमेट्स के द्वारा, विशेषकर मादा गैमेट के द्वारा भ्रूण का विकास हो जाता है और उससे फल का निर्माण होता है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक जनन कहलाती है या पार्थेनोकार्पी कहलाती है। यानी इसमें दो युग्मक नहीं मिलते निषेचन के, बिना निषेचन के। कुल मिलाकर अगर सीधे सीधे हम शब्दों में कहें तो भ्रूण का निर्माण जब बिना निषेचन के होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक जनन या पार्थेनोकार्पी कहलाती है। तो ये कुछ मुख्य शब्द थे जिनकी बात हमने की। ये शब्दावली थी जिसकी हमने बात की थी। अब इस पूरी अध्याय में जो बाकी की चीज बची हुई है वो है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार, प्रजनन के प्रकार। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, प्रजनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को अपन कहते हैं वर्धी प्रजनन, वर्धी प्रजनन।
दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। और तीसरा जो होता है वो होता है लैंगिक प्रजनन। इनकी परिभाषाओं की हम पहले विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं, इसलिए हम परिभाषा की बात नहीं करेंगे, हम सीधी सीधी बात करेंगे अब वर्धी प्रजनन की। जो वर्धी प्रजनन होता है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और दूसरा होता है कायिक। कायिक प्राकृतिक जो वर्धी प्रजनन होता है वो मुख्य रूप से तीन, मैंने आपको बताया ये पौधों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है, और पौधा हम कैसे कहते हैं जिसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है। तो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन जो होता है वो जड़ के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है और पत्ती के द्वारा होता है। तीन प्रकार से होता है, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा और पत्ती के द्वारा। हम समझ लेते हैं जड़ के द्वारा। जो पौधे हो जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं वे कुछ ऐसी संरचनाओं का, अपने ऊपर कुछ ऐसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं जो कि अलग होकर के नए पौधों को जन्म देती हैं। तो ये वर्धी प्रजनन है। इसमें हमने देखा कि किसी भी प्रकार की कोई जनन संरचनाओं का, जनन कोशिकाओं का या वर्धी कोशिकाओं ने कोई विशेष प्रकार की जो संरचना है उनका निर्माण नहीं किया। जड़ें जो होती हैं वे सीधे सीधे उग करके और नए जीवों को जन्म देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जड़ है, उस पर एडवेंचियस रूट पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ें, और वे अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वे मुख्य जड़ से अलग होकर के एक नए जीव को उत्पन्न करती हैं। तो ये कहलाता है वर्धी प्रजनन। दूसरा जो होता है तना, ये जो प्रजनन है आपने अपने जो दैनिक जीवन है उसमें कई बार देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो केले की जो फसलें होती हैं या जो गन्ने की फसलें होती हैं या जो आलू होता है उसके हम बहुत सारे, वो आलू क्या है, तना है, उसके हम बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं। जैसे कि ये आलू है, मान लीजिए ये आलू है, इस आलू पर कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं, हम जानते हैं इन्हें अपन कहते हैं कलिका, कलिका या आई स्पॉट, आई स्पॉट, ठीक। और हम इनके टुकड़े, बहुत सारे आलू के बहुत सारे टुकड़े करके जमीन में डाल दिए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं, और हर एक टुकड़े से एक नए आलू का पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से, क्यों? क्योंकि आलू एक तना है और इसके द्वारा क्या हो रहा है, नए जीवों का उत्पन्न, नए जीव उत्पन्न हो रहा है। तो इसको अपन कहते हैं आलू में वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया। किस प्रकार की? प्राकृतिक प्रकार की, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो केले होते हैं उनको जब उनमें फल लग जाते हैं और पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो उनको हम नीचे से काट देते हैं, जमीन के ऊपर जो तना होता है थोड़ा सा भाग उसके ऊपर से काट देते हैं। तो उस तने में पाई जाने वाली, जैसे हमने समझा था अभी, तो तने में पाई जाने वाली जो पर्व संधियां होती हैं जिन्हें नोड अपन कहते हैं, उन नोड से पुनः उस पर क्या होता है कि तना जो है वो वृद्धि करता है और उसके ऊपर फिर से फल लगते हैं और फिर से फल का निर्माण होता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तने के द्वारा वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। पत्तियों के द्वारा जो ब्रायोफाइलम होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम समझे पत्थर चट्टा के नाम से भी हम इसको जानते हैं कि ये मान लीजिए कि ब्रायोफिलम की एक पत्ती, और इसमें ये नोचें होती हैं, खांच बनी होती हैं, इस पर खांचें पाई जाती हैं, बीच बीच में कुछ खांचें पाई जाती हैं, और इन खांचों में दबे हुए भाग होते हैं जिन्हें अपन खांच कहते हैं। इस प्रकार की पत्ती होती है, और यहाँ पर इनकी जहाँ सिराएं खत्म होती हैं, जब सिराएं खत्म होती हैं उन सिराओं के खत्म होने वाले स्थान पर ये पत्तियां थोड़ी दबी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, या इनको अपन कहते हैं खांच। इन खांचों पर पत्ती के समान छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती, पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम बड के रूप में जाते हैं, एडवेंचियस बड, ये जाति अपस्थानिक कलिकाएं जिन्हें अपन कहते हैं ये पाई जाती हैं। और ये कलिकाएं जो होती हैं वे जब बड़ी हो जाती हैं तो अपनी इस पत्ती से अलग होकर के भूमि में गिर जाती हैं और एक नए पौधे को उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा
किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा नए जीवों को जब उत्पन्न किया जाता है तो ये वर्धी प्राकृतिक प्रकार का वर्धी प्रजनन कहलाता है। ठीक, तो ये प्राकृतिक प्रकार का वर्धी प्रजनन था। अब हम बात करते हैं कायिक वर्धी प्रजनन। कायिक वर्धी प्रजनन जब हमने सबसे पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब सबसे पहले बात की थी तो मैंने आपसे बात की थी कि आप किसी मित्र के घर गए, वहां गुलाब का एक पौधा लगा हुआ है, आप उसकी एक डाल तोड़ करके ले आए और आपने उसको लगा दिया। तो ये इस प्रकार का जो प्रजनन कहलाता है, वर्धी प्रजनन होता है, वो कहलाता है कायिक प्रकार का वर्धी प्रजनन। और इसकी कुछ विधियां होती हैं जिनमें से हम कुछ विधियों की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कटिंग। कटिंग मैंने आपसे बात की कि आपने पौधे के किसी भी भाग को मुख्य पौधे से कट करके अलग किया और उसको मुंह में स्थापित कर दिया और उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है कटिंग। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है लेयरिंग। लेयरिंग लेयरिंग इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पौधा है, विशेषकर शाकीय पौधों में, झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार की, और इसमें ये ब्रांचेस निकली हैं, शाखाएं निकली हुई हैं, और ये जो भूमि के पास में शाखा पाई जा रही है, लंबी सी शाखा, ये शाखा है। इस शाखा को हम क्या करते हैं? झुका लेते हैं, और झुका करके इसके बीच वाले भाग को मिट्टी में दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? मिट्टी में दबा देते हैं। जब हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात ये मिट्टी में दबा हुआ भाग है, जिसे हमने पहले से थोड़ा सा छील दिया था, उसमें यहाँ पर जड़ें निकल आती हैं। जड़ें निकल आती हैं तो इस जड़ें निकले हुए भाग को हम मुख्य पौधे से क्या करते हैं? काट के अलग कर देते हैं और यहाँ पर एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लेयरिंग। और तीसरी जो होती है वो होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग आम और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी नई किस्में तैयार करने के लिए इस विधि का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ये ग्राफ्टिंग होती है। इसमें क्या होता है कि दो अच्छे गुण वाले पौधे, जिनमें दो अच्छे गुण पाए जाते हैं, उन दोनों गुण वाले पौधों का हम क्या करते हैं कि उन दोनों पौधों को हम ग्राफ्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और ये दो प्रकार से होती है कि या तो हम, जैसे मान लीजिए गमले में ये एक पौधा लगा हुआ है जिसमें कुछ अच्छे गुण है, एक ही जाति के, ठीक है, और ये दूसरा पौधा लगा हुआ है, ये पौधे लगे, ठीक है, ये पौधे हैं। इनको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर छील लेते हैं और छील करके इन दोनों पौधों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ बांध देते हैं। एक दूसरी बात क्या है, दो जो अच्छे गुण वाले पौधे हैं उनको हम अलग अलग लेते हैं और उनका जो ऊपरी तना वाला भाग होता है वो हम काट देते हैं, और इन दोनों के जो ऊपर कटे हुए भाग हैं वे इन दोनों के निचले वाले भाग से बदल देते हैं। यानी इसका जो ऊपर का कटा हुआ भाग है वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। मान लीजिए हमने इसको नाम दिया ए और इसको नाम हमने दिया बी। अब हमने जो यहाँ पर पौधों के ऊपरी भाग काटे थे तने के, तो ए वाला भाग जो है ऊपरी भाग वो हमने इस बी वाले के साथ लगा दिया है, और बी वाले का जो ऊपरी भाग है वो यहाँ पर हमने ए वाले के साथ लगा दिया है, और यहाँ पर हम मिट्टी और कपड़े की सहायता से इन दोनों भागों को बांध देते हैं। हम ये देखते हैं यहाँ पर जो नया पौधा उत्पन्न होता है उसमें इन दोनों के अच्छे गुणों की उपलब्धता होती है, और ये विधि कहलाती है ग्राफ्टिंग, और इसके द्वारा हम पौधों की नई किस्में तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कायिक प्रकार का वर्धी प्रजनन है उसकी हमने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। और तीसरी जो विधि है उसे हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी जीव के शरीर के जो वेजिटेटिव कोशिकाएं होती हैं, वर्धी कोशिकाएं होती हैं, उनमें से बहुत कुछ कोशिकाओं को हम क्या करते हैं, उस जीव के शरीर से अलग कर लेते हैं और उसको उचित माध्यम पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उचित माध्यम, पोषक माध्यम भरा हुआ है, और उस वहां पर कोशिकाओं का जो समूह है उसको हम यहाँ पर कॉटन के ऊपर प्रतिस्थापित कर देते हैं। और प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ उचित माध्यम मौजूद है, इसको पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त होता रहता है। तो धीरे धीरे इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है और यहाँ पर कोशिकाओं का एक बड़ा समूह तैयार हो जाता है। इसको हम कहते हैं कैलस। ठीक,
फिर इस कैलस को उठा करके हम भूमि में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिसमें नीचे की साइड से जड़ें, यहाँ हमने मान लीजिए मिट्टी में इसको प्रतिस्थापित कर दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ देखते हैं इसमें नीचे की ओर से जड़ें निकल आती हैं, ऊपर की ओर से तना विकसित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक नए जीव का निर्माण होता है। चूंकि हमने यहाँ पर कोशिकाओं का एक निश्चित समूह लिया था और कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक, और उसको हमने संवर्धित करके रख करके एक नए जीव का निर्माण किया, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊतक संवर्धन। तो ये अलैंगिक, ये वर्धी प्रजनन की कायिक विधियों का कुछ वर्णन था, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और ऊतक संवर्धन। अब हम बात कर लेते हैं अलैंगिक प्रजनन की। देखिए, हम अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं और अलैंगिक प्रजनन की बात करने के साथ ही हमारा ये जो अध्याय 1 है वो समाप्त हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन, इसके बहुत सारी टर्म्स की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन की जो सबसे पहली विधि है वो है विखंडन। विखंडन, विखंडन, जब ये टर्म शब्दावली में हमने यूज की थी तब हमने बात की थी कि कोई भी जीव जो होता है वो विशेषकर एक कोशिकीय जीव, वो एक कोशिका जो होती है जब वो परिपक्व हो जाती है तो वो विभाजन करके 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। इस प्रकार से यानी किसी भी कोशिका का 2 नई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। यह क्रिया अलैंगिक प्रजनन के रूप में जानी जाती है। और इसीलिए कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वे जब परिपक्व होते हैं तो वे विखंडन करके, विभाजित होकर के नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए उनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको हम अमर जीव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो विखंडन होता है ये 2 प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक को हम कहते हैं द्विखंडन, द्विखंडन, और दूसरे को हम कहते हैं बहुखंडन। एक को हम कहते हैं द्विखंडन और एक को हम कहते हैं बहुखंडन। एक को हम कहते हैं बहुखंडन। ठीक, दूसरी जो विधि है उसको हम जानते हैं मुकलन। मुकलन, दूसरी जो विधि है उसे अपन कहते हैं मुकलन। तीसरा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, और एक और है जिसे अपन कहते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। ठीक, तो ये जो विधियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन की मुख्य विधियां हैं। विखंडन है, मुकलन है, बीजाणु जनन है और खंडन है। कुछ कंडीशंस का ही अंतर होता है। जैसे हम बात करें विखंडन की, इसमें जो विधि है, विखंडन को हम समझ चुके हैं, किसी भी कोशिका का 2 भागों में विभक्त होना, पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होना या 2 कोशिकाओं का निर्माण होना, ये कहलाता है द्विखंडन। ठीक, और एक होता है बहुखंडन, यानी बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं, तो इसको अपन कहते हैं बहुखंडन। हम सबसे पहले बात करते हैं द्विखंडन की, और ये मुख्य रूप से जो पाया जाता है, जिसका उदाहरण हम सबसे ज्यादा लेते हैं, वो होता है अमीबा। अमीबा, अमीबा, ये अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें क्या होता है, इस द्विखंडन में, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये जब परिपक्व हो जाता है अपने शरीर में थोड़ा सा अपने शरीर को क्या कर लेता है, थोड़ा लंबा कर लेता है। ठीक है, इस तरह से लंबा कर, और लंबा करने के पश्चात इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो केंद्रक भी अपनी लंबाई में बढ़ जाता है, और लंबाई में बढ़ने के फलस्वरूप ये बीच से अलग हो जाता है और यहाँ पर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। जब ये दोनों केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तो एक केंद्रक इस कोशिका में यहाँ पर आ जाता है और इस वाले भाग में आ जाता है, इस कोशिका के इस वाले भाग में आ जाता है। दोनों जो केंद्रक होते हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर अमीबा में ये जो इसकी बाहरी परत है, यह यहाँ पर खांच बनाना शुरू करती है।
नोच बनाना शुरू करती है और ये नोच जो है वो धीरे धीरे गहरी होती जाती है और आखिर में जाकर के यहाँ पर एक दूसरे से मिल जाती है और इस तरह से एक अमीबा से दो पुत्री अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है द्विखंडन, जिसमें एक अमीबा की कोशिका के द्वारा या अमीबा के जीव के द्वारा अमीबा की कोशिका के द्वारा दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ है और ये क्रिया कहलाती है द्विखंडन। और हम दूसरी प्रक्रिया की बात करते हैं, बहुखंडन। बहुखंडन, ठीक, ये बहुखंडन जो है उसके अंदर हम जानेंगे। तो इसका एक उदाहरण है, आपने सुना होगा जो मलेरिया, जिसके द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न किया जाता है, प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एक कोशिकीय जीव होता है, ये क्या करता है कि ये अपने आकार में थोड़ा बड़ा और गोल हो जाता है और इसके अंदर जो केंद्रक है वो बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रकों में टूट जाता है। इससे बहुत सारी केंद्रक का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को लेकर के छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं बना लेता है। यानी छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं इस बाहरी भित्ति के फटने से स्वतंत्र हो जाती हैं और नए जीवों को उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि एक कोशिका थी, उसके बहुत सारे भाग हुए, बहुत सारे खंड हुए और उन खंडों के द्वारा नए जीवों को उत्पन्न किया गया। तो ये अलैंगिक प्रजनन की बहुखंडन विधि है। अगली बात हम करते हैं मुकुलन की। ये जो विधि है ये हाइड्रा में मुख्य रूप से पाई जाती है और ईस्ट की जो कोशिका होती है उसमें भी ये होती है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रा का पौधा है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है और इस उभार को हम कहते हैं मुकुलन, मुकुलन या बड। अब ये जो उभार है वो धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके एक छोटे से हाइड्रा का निर्माण इस बड़े हाइड्रा के शरीर पर कर लेता है और ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये अपने जो मुख्य हाइड्रा है, पितृक हाइड्रा है, उससे क्या होता है, अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। तो ये इसमें जो प्रजनन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, बड के द्वारा या मुकुलन के द्वारा हुआ है। तो इसको हम अलैंगिक प्रजनन की मुकुलन विधि के नाम से जानते हैं। इसी तरह से ईस्ट की जो कोशिका होती है, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट की कोशिका है, इसके ऊपर एक छोटा सा उभार निकलता है और ये उभार जो होता है उसके वो कुछ समय पश्चात अपनी मात्र कोशिका से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नए ईस्ट की कोशिका को जन्म देता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो संरचनाएं इस पर निर्मित हुई उनको हमने कहा बड या मुकुलन और इसके द्वारा नए जीव का निर्माण हुआ। ये अलैंगिक प्रजनन की मुकुलन विधि है। तीसरी विधि जिसे हम कहते हैं यहाँ पर बीजाणु जनन। ये जो बीजाणु जनन है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के बीजाणु होते हैं। इसमें दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक होते हैं चल बीजाणु और एक होते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। देखिए, जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स दो प्रकार के होते हैं। ये चल बीजाणु जनन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक कोशिकीय जीवों के साथ साथ बहुकोशिकीय जीवों में भी इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और ये मुख्य रूप से जो होती है वो शैवाल की जो विभिन्न जातियां होती हैं वो इस प्रकार से अपना प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन संपन्न कराती हैं। इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब ऐसी गोल संरचनाएं जिनमें प्रजनन के लिए फ्लैजिला जैसे अंग पाए जाते हैं, कशाभिकाएं जिसके अपन कहते हैं वो पाए जाते हैं और वो उसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इसलिए हम इनको चल बीजाणु के नाम से जानते हैं। और जिनमें प्रचलन के लिए कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती उन्हें हम अचल बीजाणु के रूप में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है उसका जो पूरा कोशिका द्रव्य होता है वो गोल संरचना में परिवर्तित हो जाता है।
चूंकि ये गोल संरचना है इसलिए इसको अपन कहते हैं स्पोर या बीजाणु। ठीक, अब इसका जो केंद्रक है, इसमें जो केंद्रक पाया जा रहा है वो विभाजन करता है। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन हो सकते हैं, और विभाजन करके यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गोल कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। और ये सारी जो गोल कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं बीजाणु। क्या कहलाती है? बीजाणु। और इनमें सब में प्रचलन के लिए क्या पाई जाती है? अंग पाए जाते हैं, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। और जब ये भित्ति फट जाती है और ये सारे बीजाणु जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं तो नए जीव को जन्म देते हैं। चूंकि इनमें प्रचलन के लिए अंग पाए जाते हैं इसलिए इनको हम कहते हैं चल बीजाणु। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चल बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो किसी भी जीव में अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियां मतलब उसे जीवन जीने के लिए जिन साधनों की, जिन चीजों की आवश्यकता है वे आसानी से उपलब्ध हैं और उसे जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति में उसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, इस जूस्पोर के द्वारा होता है। और जब इन्हीं जीवों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि कैसी हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। जीवन जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो भोजन हो चाहे जल हो, ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। बाहर टेम्परेचर बहुत अधिक है जिसको ये सहन नहीं कर सकते। तब यही बीजाणु, यही जो कोशिकाएं होती हैं किसी भी जीव की, एक कोश की या बहुकोश की जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये ठीक, ये दो कोशिकाएं हैं, मान लीजिए शैवाल की दो कोशिकाएं हैं। इनके अंदर जो चूंकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो इनका जो पूरा प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो इनका जो पूरा जीव द्रव्य जो है वो गोल संरचना में बदल जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। ठीक, तो इन दोनों संरचनाओं को जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में बनी हुई हैं इनको अपन कहते हैं अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर्स। और जब ये बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ऊपर की ये भित्ति फट जाती है और ये बीजाणु जो है वो वातावरण में, प्रकृति में स्वतंत्र हो जाते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है अलैंगिक प्रजनन की, वो बीजाणु जनन दो प्रकार के, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणुओं का निर्माण हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अचल बीजाणुओं का निर्माण हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तीसरा जो विभाजन होता है अलैंगिक प्रजनन होता है वो होता है खंडन के द्वारा। ये जो प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से शैवाल में या जो तंतु वाले जो जीव होते हैं जिनमें फिलामेंटस बॉडी पाई जाती है उनमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। मान लीजिए कि किसी तालाब में बहुत सारी जो काई है, एल्गी है, वो फैली हुई है, उसके फिलामेंट फैले हुए हैं। मान लीजिए कि ये एक फिलामेंट है, ठीक है, और किसी भी कारणवश कोई भी जीव इसमें प्रवेश किया या जो हिलोरे हैं, जो तरंगे हैं उनके द्वारा या पानी की मूवमेंट के द्वारा या किसी भी कारण से जब ये पूरा फिलामेंट जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है तो इसका प्रत्येक खंड एक नए जीव को जन्म देता है। ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है खंडन और इसके द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। तो ये अलैंगिक प्रजनन की खंडन प्रक्रिया है। इसके अलावा एक शब्द और जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जो चैप्टर 1 है उसमें अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, जिसे अपन कहते हैं कोनिडिया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रजनन की विधि है कवक में। फंजाई जो होती है कवक, उसमें अलैंगिक प्रजनन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या होता है कि जो कवक होता है उसके, जैसे मान लीजिए ये माइसीलियम है, कवक की बॉडी है, ठीक है, रुई के समान होता है, व्हाइट कलर का। ये इसके जो इरेक्ट भाग होते हैं, ऊपर खड़े हुए भाग होते हैं, जो माइसीलियम होता है पूरा, इसकी जो हाइफी होती है एक तो ऊपर सीधी है, इसका ऊपरी भाग, इस मान लीजिए ये, इसका ऊपरी भाग फूल जाता है, ठीक, ये ऊपरी भाग फूल जाता है और अपने ऊपर छोटी छोटी कोशिकाओं की निर्माण करता है, छोटी गोल गोल संरचनाओं की चेन का निर्माण करता है। ये गोल गोल जो संरचनाएं यहाँ पर चेन में बनी है, श्रृंखला में बनी है, इनको अपन कहते हैं कोनिडिया। स्पोर के समान संरचनाएं होती है ये कोनिडिया, ठीक। और ये कोनिडिया जो होती है जब ये परिपक्व हो जाती हैं तो ये मुख्य हाइफी से अलग हो जाती हैं और प्रत्येक कोनिडिया एक नए माइसीलियम को
कवक के जीव को जन्म देता है। तो ये कवक में या फंजाई में अलैंगिक प्रजनन की एक मुख्य विधि तो है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि हमने चैप्टर 1 में जितने भी शब्द थे, जो कठिन शब्द थे, टर्म्स थी, उनको हमने जाना। उसके अलावा जो प्रजनन की दो मुख्य विधियां यहाँ पर इस चैप्टर में थी, एक वर्धी प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन, उसको हमने विस्तार रूप से समझा। तो इस तरह से इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर बायोलॉजी कक्षा 12 का जो चैप्टर 1 है वो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।